उसमें हम लोगों को वही डिस्कस करना है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो वो उसको देखते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन में है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। एडजॉर्प्शन के एग्जांपल में ही हम लोग देखे थे कि जैसे कि जो गैस है, कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें हम लोग गैस को रखे हुए हैं, और जब उसमें उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर वो एक्सर्ट करता है, और जैसे ही उसमें हम चारकोल डाल देते हैं तो उसके बाद प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों प्रेशर डिक्रीज करता है? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है चारकोल के द्वारा। तो जैसे ही किसी गैस के कंटेनर में हम अगर चारकोल डालेंगे तो वो प्रेशर पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल को चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अगर किसी जगह पे अगर हमको वैक्यूम क्रिएट करना है, वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब वहां से सारा जो भी एयर है वो सारे को हमको हटाना है वहां से। तो वैसे केस में जो है वो हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करके हम लोग जो है वो वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन अ कंटेनर कंटेनिंग एयर, वैसा कंटेनर जिसमें एयर है, व्हेन चारकोल इज प्लेस्ड, जैसे उसमें चारकोल जो है वो डाला जाएगा, सारा एयर का जो मॉलिक्यूल्स उसमें जो भी होगा वो सारा का सारा एडजॉर्ब हो जाएगा चारकोल के सरफेस पे। तो जैसे ही एक कंटेनर जिसमें केवल एयर था और उसमें जब हम चारकोल को डाले तो वो पूरे एयर को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया अपने सरफेस पे। तो एडजॉर्ब कर लेने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें ये आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, जहाँ पे अगर हमको वैक्यूम क्रिएट करना है तो उस तरह से वो चीज हम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है फिर आता है गैस मास्क। Gas mask is a device which consists of charcoal, is usually for breathing in coal mines. coal mines जहाँ पे होता है तो वहां पर जो होता है बहुत सारा पॉइजनस गैसेज उसमें रहता है। ठीक है, तो वो हमारे हम उसको इनहेल ना कर लें, इसके लिए जो होता है वहां पे गैस मास्क जो है वो लगाया लगाया जाता है वहां पे। ठीक है, तो गैस मास्क वहां पे क्या कर लेता है कि वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उस गैस मास्क का काम है कि पॉइजनस गैस जो भी जो आदमी है उसके अगर आसपास जो भी पॉइजनस गैस होगा, ठीक है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो होता है वो फ्रेश एयर जो है वो लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो वही गैस मास्क इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ चारकोल, इज यूजुअली फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, ये ब्रीदिंग के लिए होता है इन कोल माइंस। कोल माइंस में ये ब्रीद करने के लिए यूज किया जाता है गैस मास्क। ठीक है, ताकि वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम लोग जो देखे थे सिलिका जेल वाला, सिलिका जेल जो होता है जब हम लोग यूज करते हैं तो सिलिका जेल क्या कर लेता है, सिलिका जेल वो जो होता है वो एटमॉस्फेयर में एयर में जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अगर हमको ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो होता है वो मॉइस्चर की वजह से ही है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मॉइस्चर का जो मॉलिक्यूल्स है उसको जब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो वहां से वो हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को कम किया जा सकता है। तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट्स फॉर रिमूविंग मॉइस्चर्स एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन हुआ एडजॉर्प्शन का। फिर इसके अलावा रिमूवल ऑफ कलर्ड मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन से कलर्ड मैटर को अगर हमको हटाना है तो एनिमल चारकोल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एनिमल चारकोल को जब डाला जाता है किसी डाई में तो वो क्या करता है उसमें से कलर्ड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, तो उसमें से कलर्ड पार्ट को जो है वो हटा सकता है। ठीक है, तो अगर हमको कलरिंग मैटर को अगर हमको हटाना है किसी सॉल्यूशन से तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये कैटलिस्ट जो अपना फंक्शन जो करता है, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट जो भी अपना फंक्शन करता है वो भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा ही करता है। ठीक है, ये भी हम लोग को आगे में इसका डिटेल में देखना है कि कैटलिस्ट किस तरह से जो है एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट या स्लो करता है। तो उसमें आ जाता है इसका। तो कैटलिस्ट एल्टर्स, एल्टर्स मतलब चेंज करना द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद इन क्योरिंग डिजीजेस, डिजीज को क्योर करने में भी, जैसे ये वाला चीज बताए थे कि बहुत ऐसा ड्रग्स भी जो होता है, मेडिसिन जो होता है वो किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, तो उसको जब हम लेते हैं तो क्या करता है, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है उसको एडजॉर्ब कर देता है अपने सरफेस पे, एडजॉर्ब करके उसको किल कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मतलब वहां पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करके मेडिसिन जो है अपना काम करता है। ठीक है, तो वही है। तो इसमें किल जर्म्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब ऑन देम। ठीक है, उसके अलावा एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल्स। मेटल से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस।
ठीक है, उसमें एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज होता है। ठीक है, तो मेटल्स से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो एक चैप्टर है तुम लोगों का जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें डिटेल में पढ़ना है। तो उस प्रोसेस में जो है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दीज आर सम एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो लिखा गया हुआ है, जो मतलब तरह से लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अच्छे से याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रोमोटर और पॉइजन, ये दो चीज क्या है। प्रोमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, और पॉइजन जो होता है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। ठीक है, कम कर देता है। तो प्रोमोटर इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इनहैंसेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, पॉइजन इट इज अ सब्सटेंस व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये होता है प्रोमोटर और पॉइजन। तो कभी कभी किसी कैटलिस्ट के मतलब फंक्शन को, अगर हमको कैटलिस्ट के फंक्शन को अगर हमको एनहांस कर देना है तो प्रोमोटर का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, किसी किसी कैटलिस्ट का के फंक्शन को अगर हमको कम करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना है, तो पॉइजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है इसका। अब कैटालाइसिस जो है, कैटालाइसिस प्रोसेस को जो है वो हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। कैटालाइसिस का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जो कि किसी रिएक्शन के रेट को या तो फास्ट करेगा या फिर स्लो करेगा अपने कॉम्पोजिशन में बिना कोई चेंज लाए हुए, और उस प्रोसेस को बोला जाता है कैटालाइसिस बोला जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को कैटालाइसिस नाम दिया जाएगा। तो ये कैटालाइसिस दो ग्रुप में बटा हुआ है, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस है और एक हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटालाइसिस जो होता है ये वैसा कैटालिटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि रिएक्टेंट और ये कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होता है। सेम फेज कहने का मतलब रिएक्टेंट अगर सॉलिड फेज में है तो ये कैटलिस्ट भी जो होगा वो सॉलिड फेज में होगा। रिएक्टेंट अगर लिक्विड फेज में अगर है तो कैटलिस्ट भी जो होगा वो भी लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, तो द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालाइसिस। जैसे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, रिएक्शन करता है SO तो बनाता है SO3। ठीक है, तो यहाँ पे वैनेडियम ऑक्साइड V2O5 होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, इसमें V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड उसके प्रेजेंस में ये होता है। तो V2O5 कैटलिस्ट जो है तो वहां पे वो भी गैस है, तो ये भी गैस ही है और वो भी गैस ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो होता है ये SO3 बना देता है। तो उसके बाद उसी तरह से ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल, इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों लिक्विड फेज में है। और कैटलिस्ट इसमें हम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी लिक्विड स्टेट में ही है। तो रिएक्टेंट और ये जो कैटलिस्ट है दोनों लिक्विड स्टेट में ही है, तो ये भी होमोजीनियस कैटालाइसिस का ही एग्जांपल हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का जस्ट अपोजिट हुआ, वैसा कैटलिटिक प्रोसेस जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में हो। जैसे कि एक रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनाता है, तो उसमें आयरन कैटलिस्ट का यूज होता है। आयरन जो होता है वो सॉलिड कैटलिस्ट है। ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में उसका वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है तो NH3 बनाता है अमोनिया। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट जो कि सॉलिड है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट गैसेस फेज में है और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फेज में है। फिर उसके बाद अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड ये बनाएगा और वाटर बनाता है, तो यहाँ पे प्लैटिनम जो है वो कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट गैसियस फेज में और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फेज में है। ठीक है, तो ये भी जो होगा इसका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो जाएगा। अब इसके बाद ये है कि कैटालाइसिस जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन में, कि कैटलिस्ट अपना फंक्शन जो करता है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा करता है। ठीक है, तो कैसे करता है उसका पूरा मैकेनिज्म को जो है वो डिस्कस करना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस थ्रू थ्रू एडजॉर्प्शन, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट जो होता है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज करते हुए आएगा। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब एक मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, तो रिएक्टेंट का मूवमेंट जो होगा डिफ्यूजन होगा एडजॉर्प्शन की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट।
डिफ्यूजन जब होगा, रिएक्टेंट का डिफ्यूजन हो गया, मतलब रिएक्टेंट जब आ गया कैटलिस्ट के पास, उसके बाद क्या होगा, उसके सरफेस पे उसका रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो वही है, तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो पहले स्टेप में डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के पास, फिर उस कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट के सरफेस पे, कैटलिस्ट का जो सरफेस है, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे जो है वो क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन करके जो बनाएगा उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। ठीक है, अभी वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, तो वही है। फिर इसके बाद जब केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट जब बन गया फाइनली, तब क्या होगा, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन जो है वो बताए थे एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब उसमें से वो सरफेस से जो है वो रिमूव हो जाता है। तो डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू ऑकर। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट जो बन गया, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कैटलिस्ट के सरफेस से, ताकि फिर दूसरा रिएक्टेंट आकर रिएक्शन कर सके। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट जो है डिजॉर्प्शन जब हो गया, तो वहां से वो डिफ्यूज करके फिर वो चला जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये स्टेप्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। कैटलिस्ट किस तरह से अपना रिएक्शन के दौरान अपना फंक्शन जो करता है, उसका ये पूरा मैकेनिज्म है। ये पूछता भी है, ठीक है, कि पूरा कैटलिस्ट जो अपना फंक्शन करता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू, उसका पूरा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये ऐसे समझा सकते हैं, और इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखाया जा सकता है। ये है कैटलिस्ट, जो फिगर जो ये दिख रहा है ये कैटलिस्ट का है। ठीक है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले ए और बी जो होगा वो डिफ्यूजन करता हुआ आएगा, डिफ्यूजन करता हुआ कैटलिस्ट के सरफेस पे आएगा। फिर उसके बाद एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए और बी जो है उसका एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन जब होगा तो ये देख लो कैटलिस्ट के सरफेस पे ये जाके बॉन्डेड हो गया। ठीक है, उस पर जाके एक्यूमुलेट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस ए और बी के बीच में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो बन गया ए बी। ठीक है, ए बी बन गया। ए बी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हुआ, ये इंटरमीडिएट है। अब जैसे ही ए बी निकल जाएगा तो वो प्रोडक्ट है वो। ठीक है, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये जो ए बी जो मॉलिक्यूल जो बना है, प्रोडक्ट का ये जो मॉलिक्यूल बना है, अब ये क्या हो जाएगा, इसका डिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी यहाँ से अब निकल गया। तो पहले ए और बी रिएक्टेंट के रूप में गया था कैटलिस्ट के सरफेस पे, और ये ए बी प्रोडक्ट के रूप में जो है वो फाइनली निकल गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, उसके बाद उसका एडजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे इंटरमीडिएट बना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और वो प्रोडक्ट का फिर क्या हो जाता है, डिजॉर्प्शन हो जाता है, और फाइनली डिफ्यूजन हो जाता है, वो निकल जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है कैटलिस्ट के फंक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद जो है फिर आता है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का हम लोग मैकेनिज्म देख लिए, कैटलिस्ट अपना फंक्शन किस तरह से करता है उसका मैकेनिज्म हम लोग देख लिए। अब इसके बाद इसका कुछ फीचर्स देखना, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स में दो आता है, एक आता है एक्टिविटी और दूसरा आता है सेलेक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग द रिएक्टेंट गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है, मतलब वो किस तरह से वो काम करेगा। ठीक है, वो फास्ट काम करेगा, स्लो काम करेगा, किस तरह से वो काम करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स किस तरह से कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ है। ठीक है, रिएक्टेंट मस्ट नॉट गेट एडजॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट दे बिकम इमोबाइल। मतलब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इतना भी स्ट्रांगली जाके एडजॉर्ब नहीं होना चाहिए
कि प्रोडक्ट जो है बन के फिर वो निकल ही ना पाए, इमोबाइल हो जाने का मतलब फिर वो मूव ही ना कर पाए, निकल ही ना पाए, एंड देयर इज नो स्पेस फॉर फर्दर एडजॉर्प्शन, और फिर उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आ ही ना पाए, ठीक है। तो और उसे उसके अलावा रिएक्टेंट मस्ट नॉट गेट एडजॉर्ब वेरी वीकली, और बहुत वीकली भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत वीकली भी अगर होगा तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो आपस में ठीक से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज होना चाहिए, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली भी नहीं होना चाहिए कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब, क्योंकि बहुत रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जब कैटलिस्ट के सरफेस पे बहुत स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो जाएगा तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद वो निकल ही नहीं पाएगा, तो दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आ नहीं पाएगा। बहुत वीकली भी नहीं एडजॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि वीकली होगा तो वैसे केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, तो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कैटलिस्ट के सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसकी वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेम रिएक्टेंट फॉर द सेम रिएक्टेंट्स यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल में, अगर सेम रिएक्टेंट अगर लिया जाए और कैटलिस्ट अगर हम अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो मीथेन बनेगा और वाटर बनेगा। जब कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जा रहा है ये Cu और ZnO, तो वैसे केस में मीथेनॉल बन रहा है, ठीक है। और उसी जब कॉपर जब कैटलिस्ट के रूप में यूज जब कर रहे हैं तो HCHO बन रहा है। ये जो दोनों रिएक्शन है, लास्ट का दोनों रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक वाले में हम लोग डिस्कस किए हुए 11th में, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट का मतलब होता है कि वो किसी कैटलिस्ट जो है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सेम रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे, अलग अलग कैटलिस्ट ले लेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बनेगा। ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट अगर अलग अलग ले लिए, रिएक्टेंट सेम है, तभी प्रोडक्ट जो है वो सेम ही बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो इसका होता है कैटलिस्ट, वो किसी रिएक्शन को कैटलाइज करके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल यही बता रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम ले लिया जा रहा है लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है मतलब सेलेक्टिविटी, मतलब हम कौन सा कैटलिस्ट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब निकेल कैटलिस्ट के ही प्रेजेंस में जब करेंगे तभी हम मीथेन बनेगा। अगर हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्शन करा के मीथेन बनाना है तो हमको कौन सा सेलेक्ट करना होगा कैटलिस्ट, तो निकेल। तो सेलेक्टिविटी का मतलब वही हुआ कि कोई भी दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करवा कर हमको अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यही कैटलिस्ट यूज करना है। जैसे अगर हमको मीथेन बनाना है तो हमको निकेल कैटलिस्ट ही यूज करना होगा। अगर हमको मीथेनॉल बनाना है तो हमको यही Cu और ZnO ही कैटलिस्ट के रूप में यूज करना होगा। अगर हमको मीथेनल बनाना है तो हमको कॉपर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है इसमें। तो इस तरह से ये बात हो जाती है कैटलिस्ट के सेलेक्टिविटी की बात, ठीक है। तो ये दो फीचर्स है कैटलिस्ट का, ठीक है, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। फिर इसके बाद जो है वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो होता है ये क्या होता है, वैसा कैटलिस्ट जो कि जिसका फंक्शन जो है वो कैसे काम करेगा वो उसके शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। द कैटलिस्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आता है जियोलाइट्स। जियोलाइट जो होता है इसका हनी कम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हनी कम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक जियोलाइट का एग्जांपल होता है ZSM5 जो कि एल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में चेंज कर देता है, ठीक है। तो जियोलाइट जिसका एक एग्जांपल है ZSM5, तो ये क्या है, एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, ठीक है, जो कि एल्कोहल को पेट्रोल में डायरेक्टली चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये होता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब, ठीक है। एंजाइम के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एंजाइम जो होता है ये वैसा बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। बायोकेमिकल कैटलिस्ट इसीलिए चूंकि ये लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको कैटलाइज करता है, इसीलिए एंजाइम को बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है उसका बायोकेमिकल कैटलिस्ट है
जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है, उसको वो कैटलाइज करता है। उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है एंजाइम्स की बात। तो इसमें हम लोगों को जो है वो एंजाइम का भी कुछ फीचर्स भी देखना है, और एंजाइम कैसे काम करता है इस चीज को भी हम लोगों को डिस्कस करना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।